मैं आज कोशिश ये करूँगा आप लोगों के इजाज़त से, क्योंकि कभी बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि ऐसी जगहों पे बोलने का, अपना ख़्याल रखने का मौका मिले, जहाँ के हमारे सीनियर मौजूद हों और वहाँ पे बेफ़िक्री से इसलिए हम बोल पाते हैं, क्योंकि अगर अपने से कहीं लग़ज़िश हुई, किसी चीज़ को समझने में कोताही हुई, तो हमारे सीनियर्स मौजूद होते हैं हमेशा हमें करेक्ट करने के लिए। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ। चूँकि टॉपिक सिम्पोजियम का दिया गया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी अ कॉन्स्टिट्यूशनल गोल, और इसको फ्रेगमेंट किया गया है फिर डिफरेंट टॉपिक में, जिसमें पहली तकरीबन 16 जगहों पे 16 क्लासेस की गई हैं, कैटेगराइज किया गया है। इसमें मैं कोशिश करूँगा मैनेजमेंट ऑफ लीगल डाइवर्सिटी, लीगल प्लुरलिज्म इन साख, एंड ट्रीटमेंट ऑफ minority एंड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ अंडर मुस्लिम रूल। चूँकि मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहूँ कि जो सामला ऑर्गेनाइजेशन जो वजूद में आया आज से तकरीबन 7 साल पहले, इसका नाम से आप लोगों को जाहिर होगा साउथ एशियन माइनॉरिटीज़ लॉयर्स एसोसिएशन। साउथ एशियन माइनॉरिटी जो डिफाइन है वो ये कि इन कंट्रीज़ में जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके जो रजिस्टर्ड उस कंट्री में एडवोकेट्स हैं, उनको मेंबरशिप लेने का अख्तियार है, मिजाज है। जैसे हमारे देश में हिंदूज़ को छोड़ के बाकी 5 मेजर जो रिलीजियस कम्युनिटी हो माइनॉरिटी में हैं, वो मेंबर बन सकती हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम को छोड़ के बाकी हिंदूज़, क्रिश्चियंस, पारसी, अहमदी ये मेंबर बन सकते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश में मुस्लिम को छोड़ के, श्रीलंका में बुद्धिस्ट को छोड़ के, नेपाल में हिंदूज़ को छोड़ के बाकी माइनॉरिटी में, उसी तरह से अफ़गानिस्तान में मुस्लिम को छोड़कर बाकी माइनॉरिटीज़ में है। इस तरह से इसका जो मेन एम है, जो जहन में रखा गया, वो ये रखा गया कि इस इलाके में, पूरे साउथ एशिया में, अगर पीस की तरफ हमें गामज़न होना है, पीस की तरफ बढ़ना है, तो उस कंट्रीज़ के माइनॉरिटीज़ का ट्रीटमेंट जो है उसका अव्वलीन फरीज़ा होना चाहिए। सपोज़ ये कर लीजिए कि अगर एक कंट्रीज़ के माइनॉरिटी का सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो दूसरे कंट्रीज़ में उसके रिपरकशन होते हैं। इस चीज़ को देखते हुए ये सोचा गया कि इसका पहल कैसे किया जाए। तो दिमाग में आया कि इन तमाम सार्क कंट्रीज़ में इंडियन माइनॉरिटीज़ आर relatively in much better position than that of the minorities of other SAARC countries. रीजन्स इसके कई हैं। एक तो रीज़न ये है कि यहाँ मिनॉरिटी की तादाद बहुत अच्छी है, तकरीबन तमाम मिनॉरिटीज़ को मिला लें तो 20 करोड़ है। दूसरी बात ये कि हमारे फ्रेमर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, वो इस चीज़ का ख्याल रखे। जितनी भी तारीफ़ें की जाएँ उस ज़माने में जो हमारे लीडर्स थे, कि उन्होंने इस तरह से एक डाइवर्सिफाइड सिस्टम ईजाद में लाए कि डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी की तरफ हम आगे बढ़ें। उन नेताओं की मेहरबानी है कि इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन दिए जिसमें हर ग्रुप के राइट को प्रोटेक्ट किया गया। तीसरी जो चीज़ डेवलप हुई है यहाँ पे, ये कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में ज़्यादातर पढ़े लिखे वे लोग जो कि सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हैं, उन्होंने एक मैग्नेटिविटी ऐसा डेवलप किया है कि मिनॉरिटी को इनकरेज करते हैं। और उस इनकरेजमेंट का इम्पैक्ट ये होता है कि हिंदुस्तान के मिनॉरिटीज़ इस पोजीशन में आ गए हैं और आगे भी कोशिश कर सकते हैं कि अपने इंटरेस्ट को ही मेंटेन करें और मेजॉरिटी के सपोर्ट से बाकी जो सार्क के मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं उनके मुतल्लिक भी आवाज़ उठाएं। हम इस पोजीशन में हैं, हम ये कर सकते हैं। वो चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, हमें मेजॉरिटी का सपोर्ट हासिल है। इस चीज़ को देखते हुए हम इस काम को करना शुरू किए। मेरे दोस्तों, जहाँ तक डाइवर्सिटी की बात है, आप ये देखें कि हर सोसाइटी में डाइवर्स व्यू होते हैं, चाहे वो लैंग्वेज के ऊपर हो, रिलीजन के ऊपर हो, इवन रेस के ऊपर हो। लेकिन खूबी यह है किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ने की
कि इस डाइवर्सिटी को मेंटेन कैसे करती है, उसको टैकल कैसे करती है, ये सिचुएशन है। हम ये देखते हैं पिछले 60-62 साल के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करने वालों को और आगे ले जाने वालों को कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, डिफरेंट कास्ट को कुछ इस तरह से मैनेज करने का हुनर आया है कि तमाम डाइवर्सिफाई सिचुएशन होते हुए भी हम यूनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बने हुए हैं। मेरे दोस्तों, ज़रा ये देखिए कि जहाँ यूनिफाइंग फोर्सेस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है वहाँ पर सिचुएशन क्या होता है। अगर हम डाइवर्सिफाइड व्यू को टैकल नहीं कर पाते हैं, उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते, तो असर क्या होता है। आप हमारे बगल ही में एशिया कंट्री में अरब कंट्रीज़ है, आप देखिए उनका लैंग्वेज एक, तकरीबन उनका मजहब एक, तकरीबन उनका अगर डीएनए कराइए तो वो भी तकरीबन एक है। फिर भी ज़रा फ्रेगमेंटेशन देखिए, ज़रा वहाँ पर हंगामा और खून खराबा देखिए, तब ये समझ में आता है कि हमारे जो यस्टरईयर के लीडर्स थे उनके पास विज़न कितना अच्छा था, किस तरह से, किस सिचुएशन से हमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को रन करने का क्या एक फ्रेमवर्क दिया। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर हमें उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ज़बान से दुआएं निकलेंगी कि उन्होंने क्या सिस्टम बनाया। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में, हमारे देश में कई किस्म की धारा विचारों के प्रभाव। अगर आप देखते हैं कि वो ताकतें, वो ग्रुप जो कि विघटन की तरफ जाता है, जो कि किसी न किसी तरह से प्रॉब्लमेटिक होता है, अगर उनकी तादाद गिन लीजिए तो मेरे ख्याल से, अगर मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी में, यहाँ हमारे दोस्त पढ़े लिखे सभी लोग एडवोकेट्स हैं तकरीबन, कि 10 ऐसे मेजॉरिटी कम्युनिटी में से नाम बता दीजिए जो कि माइनॉरिटी के काज के अगेंस्ट हो, तो मेरे ख्याल से गिनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 100 करोड़ की मेजॉरिटी की आबादी में 10 नाम एक साथ लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो 10 लोगों का नाम बताइए जो कि माइनॉरिटीज़ राइट के अगेंस्ट हो। मेरे दोस्तों, जहाँ इस किस्म का माहौल हो वहाँ पर माइनॉरिटी को फलने फूलने का, अपने मज़हब और अपने दायरे में रहकर आगे बढ़ने का काफ़ी मौका है। इस मौके को साथ में लेते हुए यह अब यहाँ की माइनॉरिटी की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बाकी सार्क के माइनॉरिटीज़ के हुकूक के लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज़ किस तरह से उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बस एक मिसाल देकर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे आप ये देखिए कि मुग़ल एक जनरेशन के, बाबर के बाद हुमायूं और अकबर का आते आते जो है, उन्होंने इस सिचुएशन को भांप लिया और वो डाइवर्सिफाइड सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए उसको वो समझ गए। और जब उन्होंने रन किया इस देश को तकरीबन उसके बाद 250 या 225 साल, तो आप देखें कि दुनिया में आज की डेट में अजीब अजीब बातें हो रही हैं। बात ये हो रही है कि आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियन राइजिंग ऑफ यूरोपियन पावर, व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, किस कंट्रीज़ का कितना था। तो ये आ रहा है कि शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा था। कुछ लोग उसको 24 कह रहे हैं, कुछ लोग 29 कह रहे हैं, 2429 के बीच कह रहे हैं। दूसरी बात, उस ज़माने में कल्चरली लोग क्या क्या दिए, ताजमहल आप देख रहे हैं, ग्रेटनेस लाल किला की देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक साहब से इस तरह से बात हो रही थी कि आपके समझ से देन क्या है, तो बहुत सही एक साहब ने जवाब दिया था कि मुग़ल दौर का जो सबसे बड़ा देन है वो रामचरितमानस है। पीस था, पीस में जो लोग दिमाग रखते थे, जो कंसंट्रेट कर सकते थे, वो ऐसा एक चीज़ रामचरितमानस की शक्ल में जनाब तुलसीदास जी दे गए कि उसको जो है एक ऐसी किताब जो कि बाकी रिलीजियस किताब को छोड़ के, यानी किसी इंसान की लिखी हुई किताब को सबसे ज़्यादा दुनिया में पढ़ा गया और याद किया गया। कुरान है,
मुसलमानों का क्लेम है कि अल्लाह ताला का किताब है, बाइबिल है, अल्लाह ताला की किताब है। इसी तरह से आपको गीता है, भगवान की है, अपने वेद हैं, वो ऋषि मुनियों के ज़रिए आए हुए हैं। लेकिन किसी इंसान की लिखी हुई किताब सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, सबसे ज़्यादा उस पे अमल किया गया, और किसी शख्सियत की, किसी दौर की कामयाबी और नाकामयाबी इस चीज़ पर असर करता है कि उस शख्स ने इस दुनिया में कितना असर डाला, कितने लोग उससे पॉजिटिव वे में प्रभावित हुए। तो उसमें अगर देखें तो तुलसीदास जी और रामचरितमानस ने जितना पॉजिटिव वे में दुनिया को प्रभावित किया, उसका मिसाल बहुत कम मिलता है। इस ज़ाविये से अगर आप देखें तो ये समझ में आएगा कि अगर डाइवर्सिटी को मेंटेन करके एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाया जाए तो एक से एक लोगों में जवाहर पैदा करने की सलाहियत को उजागर होता है और दुनिया को बहुत कुछ दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि अब जिस दौर में हम हैं, जिस ज़माने में हमारे यस्टर ईयर्स के लीडर जब कॉन्स्टिट्यूशन आपने फ्रेम किया, हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उस ज़माने में हम नया नया नींद से उठे थे, अंगड़ाइयाँ ले रहे थे। लेकिन आज 60 साल बाद हमारा देश जवान हो चुका है। अब इसमें नया खून और नए जोश की ज़रूरत है, जो कि इस विज़न को लेकर आगे बढ़े कि किस तरह से हम डाइवर्सिटी को मेंटेन करें, और उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने ही में हमारी ताकत मुज़िर है, इसी में हमारी पावर है। बस इसके बाद मैं एक अल्लामा इकबाल का वो शेर कि उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गाजी साहब। जिस देश में कोस कोस पर पानी बदल जाता है और 4 कोस में वानी बदल जाती है, विभिन्नताओं का ये अपने आप में एक रिसर्च पेपर इस पर तैयार हो सकता है। उस देश में एकता के सूत्र को, एहसास, आभास और विश्वास की डोर को गाजी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने एक्सप्लेन किया। मित्रों, हमारे बीच में आज हमारा सौभाग्य है, हम लोग छात्र जीवन में जिस युवा से सबसे ज़्यादा आकर्षित होते थे, पार्टियां भले अलग हों, विचारधाराएं भले अलग हों, लेकिन एक ऐसा लीडर देश में है जिसको हम सब लोग हमेशा सुनना चाहते हैं, हमेशा महसूस करना चाहते हैं। इस विषय पर मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मनीष तिवारी जी को कि वो आएँ और अपने विचार को रखें। Respected Shri Ram Jethmalani ji,